नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं बीमार था, इस वजह से आप सभी के लिए मैं कहानी नहीं सुना सका, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि आपके लिए जल्द से जल्द कहानी लेकर आ सकूं। और काफ़ी लंबे समय से आप मेरा इंतज़ार करते रहे, इस बात के लिए मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको आज की एक और कहानी की ओर। आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारत का नॉर्थ ईस्ट जितना सुंदर है, उतने ही राज वहाँ की वादियों में दफन है, जो हमें समय समय पर कहानियों के रूप में पता चलते रहते हैं। आज हम आपको संदीप और मोहित नाम के दो सरकारी कर्मचारियों के एक ऐसे वाक्य से रूबरू कराने वाले हैं जो आपके नजरिए को बदल कर रख देगी और आपको अपने बड़े बूढ़ों की दी गई सीख पर यकीन करने का एक और ठोस कारण देगी। इस कहानी को मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगा जैसी ये कहानी हमें मोहित के द्वारा भेजी गई है। तो आइए जानते हैं मोहित के नज़रिए से कि आखिर क्या हुआ उनके और उनके दोस्त संदीप के साथ आसाम के उन खूबसूरत वादियों में, जिसकी वजह से उन्होंने पहाड़ों से ज़िंदगी भर की दूरी बना ली। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता चलूं। दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला हूँ। बचपन से ही मुझे पहाड़ों से अलग ही लगाव था और बिल्कुल मेरी तरह था मेरा दोस्त संदीप। हम दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब मैंने 11th में स्कूल चेंज किया था। तभी से हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि लोग हमें भाई समझा करते थे। मेरी तरह संदीप को भी पहाड़ों से काफ़ी लगाव था। हम दोनों ने ही ग्रेजुएशन तक कई बार साथ में ट्रैकिंग किया था, पर हमारी बकेट लिस्ट में नॉर्थ ईस्ट बहुत बाद में ऐड हुआ। दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वो जगह थी जहां हम दोनों जाना तो चाहते थे, पर हर बार कोई ना कोई अड़चन हमारे इंतज़ार में बैठी रहती थी। पर वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। वो फल हमें मिला जब हमारे साथ में सरकारी नौकरी लगी और हमें अपनी पसंद का कोई भी स्टेट या डिवीज़न चुनने की छूट मिली। बिना देरी किए हमने आसाम को चुना और अपने परिवार से विदा लेकर नौकरी करने चल दिए। पर हमें नहीं मालूम था कि वहाँ पर हमारा सामना किस चीज़ से होने वाला है। ये घटना लगभग 2017 की है, जब हमारी पोस्टिंग उस समय भूटान सीमा के पास एक ग्रामीण इलाके में हुई थी। शुरुआत के कुछ महीने हमें वहाँ के वातावरण और कल्चर में घुलने मिलने में चले गए। जहाँ हमारी पोस्टिंग हुई थी वो एक पिछड़ा हुआ गाँव था, इसलिए ऑफिस का समय भी फ्लेक्सिबल था और आमतौर पर लगभग 2 बजे हम दोनों क्वार्टर में लौट आते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक पिछड़ा हुआ इलाका था, तो गांव में लाइट की सप्लाई भी कम हुआ करती थी। साथ ही हमारी दैनिक ज़रूरतों की चीज़ों के लिए भी कभी कभी हमें परेशान होना पड़ता था। साथ ही उस समय हम दोनों को ही मोबाइल गेमिंग का भी शौक़ लगा हुआ था और लाइट की सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से हमें फ़ोन चार्ज करने और बेसिक ज़रूरत की चीज़ें जो बिना बिजली के नहीं चलाई जा सकती, उनको यूज़ करने में बहुत दिक्कत आती थी। जब हम वहाँ गए थे तो हमने बहुत समय तक वहाँ की लाइफ स्टाइल में ढलने की कोशिश की, पर एक वक्त के बाद बिना बिजली के वहाँ गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसलिए हमने पास के कस्बे में एक मकान किराए पर लेने का फैसला किया। फिर कुछ दिन ढूंढने के बाद हमें अपने बजट में एक घर मिला। देखने में वो बिल्डिंग लगभग 40 से 50 साल पुरानी थी। दीवारों पर वक्त की मार साफ नजर आ रही थी, पर मजबूरी के आगे कहाँ कुछ दिखता है। अतः हमने क्वार्टर से अपना सामान लिया और किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। अब हमें लगभग 35 किलोमीटर अपनी मोटरसाइकिल से ऑफिस आना जाना पड़ता था। वैसे तो सड़क पक्की और अच्छी तरह से बनी हुई थी, लेकिन आसपास कोई घर नहीं था और नेशनल हाईवे से जुड़ने तक लगभग 20 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच पेड़ों और बांस के जंगल से घिरा हुआ था। सड़क आमतौर पर खाली होती थी और ना के बराबर चांस होता था कि कोई कार आपको ओवरटेक करती या कोई आदमी अपने पालतू गाय बैलों के साथ नज़र आ जाए। जब आप ऐसे रास्ते पर रोज़ाना चलते हैं तो आपका पेरिफेरल विजन बहुत एक्टिव हो जाता है, और अगर आप किसी व्यक्ति यह चीज़ को देखते हैं तो आप उस पर ज़रूर से गौर करते हैं। अब हम रोज़ाना उस रास्ते से आना जाना करने लगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दोपहर की बात है, हम लगभग 3 बजे घर वापस आ रहे थे और लगभग आधा रास्ता तय कर चुके थे। मोटरसाइकिल चलाते हुए
मुझे अचानक ही बहुत तेज़ बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। नेचर्स कॉल को देखते हुए मैंने फ़ौरन ही बांस के जंगल के पास मोटरसाइकिल खड़ी की और अपना काम करने लगा। मुझे देखकर संदीप ने भी एक कोना पकड़ा और वो भी खुद को हल्का करने लगा। अपना काम करके हम दोनों ने हाथ धोकर एक एक सिगरेट जला ली और सिगरेट पीते हुए ऑफिस की बातें करने लगे। सिगरेट ख़त्म करके अभी हम मुश्किल से 250 मीटर ही आगे बढ़े होंगे कि तभी मैंने सड़क पर एक औरत को आसामी आउटफिट में सड़क पर मेरी बाईं तरफ चलते हुए देखा। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष की रही होगी। जब मैंने उसे ओवरटेक किया तो उसका चेहरा देखने के लिए मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा, पर आश्चर्यजनक रूप से वहाँ कोई नहीं था। मैंने फ़ौरन ही वहीं पर बाइक रोक दी, जो मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। बाइक रोकते ही मैंने पहले तो दोबारा रियर व्यू मिरर में देखा और फिर फ़ौरन ही गर्दन घुमाई। दोनों तरफ देखने के बाद मैंने उस औरत के बारे में संदीप से पूछा, लेकिन वो भी मेरी ही तरह शौक में था। अभी मुश्किल से 10 सेकंड पहले हमने उस औरत को देखा था और फिर अगले ही सेकंड में वो सड़क से गायब हो गई। जवान खून था तो हमने डरने की जगह उसके गायब होने की वजह जानने का फैसला किया। और याद रहे, ये दिन का वक्त था। अगर रात होती तो यकीन से बोल सकता हूँ ना तो मेरी और ना संदीप की हिम्मत होती उस औरत की तहकीकात करने की। अब यहाँ हैरान की बात तो ये थी कि 1 सेकंड में वो औरत गायब कहाँ हो गई। आसपास ना तो कोई घर था और ना ही कोई ऐसी जगह थी जहाँ पर वो छिप सके। जंगल भी सड़क से कई फीट दूर जाकर शुरू होता था और कोई मतलब ही नहीं था कि वो क्षण भर में इतनी दूर भागकर कहीं पर छिप सके। करीब 10 से 15 मिनट इधर उधर देखने के बाद बात आगे बढ़ गई और हम अपने घर की तरफ चले गए। अब घर पहुंचकर हमने बाकी की शाम मोबाइल गेम खेलने और खाना पीने में बिता दी और ये हमारा रोज का काम था। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। खाना खाकर हम हॉल में बैठकर मूवी देखते और लगभग 1 बजे अपने अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाते। लगभग 3 बजे अचानक ही एक गहरी घबराहट के साथ मेरी नींद टूट गई। घबराहट से मैं आंखें खोलता हूँ, लेकिन मेरा शरीर नहीं हिल रहा था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि शायद से मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ है। बचपन से ही मुझे कई बार ऐसे दौरे पड़ते रहे, इसलिए मुझे पता था कि इससे कैसे निपटना है। अतः मैंने शरीर हिलाने की भी कोशिश नहीं की, बस आंखें बंद करके मैं लेटा रहा और इसके ख़त्म होने का इंतज़ार करता रहा। पर आम तौर पर मुझे स्लीप पैरालिसिस कुछ मिनट के लिए होता है, पर इस बार वो लगभग आधा घंटे चला। मुझे नहीं मालूम कि मेरी आंख कब लग गई। फिर अगली सुबह जब मैंने उठकर ये बात संदीप को बताई तो इस पर जो संदीप ने बताया वो सुनकर तो मैं हैरान रह गया। जो पिछली रात मेरे साथ हुआ था वो सब ठीक उसी वक्त पर संदीप के भी साथ हुआ। कुछ देर पिछली रात की बात पर चर्चा करके हम दोनों तैयार होकर ऑफिस की ओर बढ़ चले। दिन लगभग सामान्य रूप से गुजरा। लौटते वक्त हम एक बार फिर उसी रास्ते से गुजरे, पर इस बार हम रुके नहीं, बल्कि हमने बाइक की स्पीड कम करके आसपास का अच्छे से मुआयना किया। क्योंकि ये शनिवार की रात थी तो हमने रास्ते से चिकन और 6 बियर उठा ली। पहाड़ों के बीच रहने की सबसे अच्छी बात होती है कि आपको नज़ारे और मौसम की तलाश में कहीं जाना नहीं पड़ता। घर पहुंचकर हमने अपनी रूटीन के मुताबिक दोपहर से शाम तक गेमिंग की और फिर दोनों ने मिलकर चिकन भुना और हम नहाने चले गए। फिर रात के करीब 10 बजे हम दोनों छत पर चिकन और बियर लेकर बैठे, पर घर की दीवारों की तरह छत भी चीख चीख कर मौसम के थपेड़ों के जुल्म बयां कर रही थी। कोई ऐसी दीवार नहीं थी जिसे काई ने अपना घर ना बनाया हो। चांद की हल्की सी रोशनी में हरी हरी काई में सनी दीवारें जंगल के बीच होने का आभास करा रही थी। माहौल को और भी ज़्यादा मनोरम बनाने का जिम्मा ठंडी हवाओं को दिया गया था। इतने खूबसूरत और शांत माहौल में बैठे बैठे हमें कब रात के 2 बज गए पता ही नहीं चला। अब हम थोड़े नशे में भी आ चुके थे तो बर्तन नीचे लाकर मैंने किचन में बिना धोए रख दिए और फिर उसके बाद अपने अपने कमरे में चले गए। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और वहीं बैठकर सिगरेट पीने लगा। साथ ही मेरे दिमाग में उस औरत के बारे में भी विचार चल रहे थे। सिगरेट ख़त्म करके मैं जैसे अपने बिस्तर पर लेटा तो संदीप की दर्द में चीखने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी ने बहुत ही ज़्यादा पीटा है। फिर उसके बाद वक्त को ज़रा भी ना बर्बाद करते हुए मैं संदीप को देखने दौड़ पड़ा। जैसे मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो हमारा पूरा हॉल
अंधेरे के आगोश में समाया हुआ था। दीवारों की सीलन से उड़ती हल्की सी बदबू और संदीप की चीखें माहौल को इतना डरावना बना रही थी कि मुझे उसके कमरे की तरफ जाने की हिम्मत करने में कई मिनट लग गए। पर जैसे तैसे खुद के डर पर काबू कर मैं संदीप के कमरे की ओर भागा। उसे आवाज़ लगाते हुए तेज तेज दरवाज़ा बजाने लगा। काफ़ी देर दरवाज़ा बजाने के बाद संदीप ने आंखें मसलते हुए दरवाज़ा खोला और मुझसे इतना हाइपर होकर उसे आवाज़ लगाने की वजह पूछने लगा। उसे इस हालत में देखकर मैं असमंजस में चला गया। अपना सिर खुजलाते हुए मैंने उसे देखते हुए सारी बात बताई, पर हम दोनों ही इतने नशे में थे कि ना तो मैं उसे कुछ ठीक से समझा सका और ना ही संदीप मेरी बातों को समझ पाया। इसलिए मैं ज़्यादा बिना कुछ बोले ही वहाँ से अपने कमरे में चला आया। उस पूरी रात मुझे नींद तो नहीं आई, लेकिन मैं करवटें बदलते हुए बस यही सोचता रहा कि जो कुछ मैंने सुना क्या वो सब सच था। यही सब सोचते हुए कब सुबह हो गई मुझे भी पता ही नहीं चला। फिर पूरी रात ना सोने और हैंगओवर की वजह से मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ संदीप अपने कमरे में छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। फिर उसके बाद नाश्ता करके मैंने दवाई ली और आराम करने लगा। पर अब मुझे हर वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई इस घर में घूम रहा हो। इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैंने कुछ देर नींद लेने की सोची। जब मेरी आँख खुली तो शाम के 4 बज चुके थे। उठकर जब मैं बाहर गया तो संदीप हॉल में बैठकर फ़ोन चला रहा था। उसे चाय बनाने की बोलकर मैं नहाने चला गया। जब मैं नहाकर बाहर आया तो संदीप चाय बनाकर मेरा इंतज़ार कर रहा था। चाय पीते हुए उसने मुझसे कल रात के बारे में पूछा, पर मैंने उसकी बात टाल दी और शाम का खाना बनाकर हम दोनों बाहर घूमने चले गए। फिर करीब रात को 9 या 10 बजे हम घर लौटे और खाना खाने बैठे, पर जो हमने देखा उसका एक्सप्लेनेशन ना मेरे पास था और ना ही संदीप के पास। फिर कुछ घंटे पहले जो खाना हमने बनाकर रखा था वो अब सड़ने लगा था। सब्जी और रोटियों पर फफूंद लगी हुई थी, पर यह मुमकिन कैसे था? यही सवाल अब मेरे दिमाग में घूमे जा रहा था। लेकिन जब हमें कोई जवाब नज़र नहीं आया तो हमने दोबारा खाना बनाया और खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अब रात के करीब 2 बजे होंगे। डर से मेरी आंख फिर से खुली और मैं उस रात की तरफ फिर से जम गया। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि पीछे से कोई मेरे कंधे को अपने ठंडे हाथों से जकड़ रहा है। उस ठंडक को मैं अपने पूरे शरीर में उतरता हुआ महसूस कर पा रहा था, जिस वजह से अब मुझे घबराहट होने लगी। और अब वो घबराहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। इससे पहले मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी महसूस नहीं किया था, पर इस बार कुछ अलग था। मेरा दिल चीख चीख कर मुझे इस बात की चेतावनी दे रहा था। ठंडे हाथों का वो एहसास अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था और तभी मैं घबरा कर चीख पड़ा, कौन है यहाँ पर? फिर कुछ ही सेकंड बाद मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ कठोर नहीं बल्कि मधुर और सुरीली सी थी। यकीनन वो किसी औरत की आवाज़ थी। तभी वो औरत सवाल करते हुए बोली कि तुम मुझे नहीं जानते तो मेरे नाम का क्या करोगे? मैं इस वक्त तक पूरी तरह पसीने में तर हो चुका था। डर मुझ पर पूरी तरह से अब हावी हो चुका था, पर जैसे तैसे हिम्मत कर मैं धीरे से बोला, मैं जब तुम्हें नहीं जानता तो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। मैं लगभग अब रोने ही वाला था और तभी वही आवाज़ दोबारा से मेरे कानों में पड़ी। तभी उस औरत ने बोला कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और सारी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी जब तक कि तुम जिंदा रहोगे। और अगर तुमने मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की तो तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगी। इस वक्त तक मेरी आत्मा खुद पे खुद शरीर छोड़ने को तैयार थी, पर मैंने खुद पर काबू किया और हिम्मत से काम लेते हुए उस औरत से अगला सवाल किया, अरे जब मैं तुम्हें जानता नहीं तो क्यों मेरे साथ रहना चाहती हो? मेरे ये बोलते कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। मुझे लगा कि वो जो भी थी वो अब जा चुकी है, पर तभी एक ठंडी सी हवा का झोंका आया और उसी पतली सी आवाज़ में मुझे जवाब मिला कि मैं आपके साथ इसलिए रहना चाहती हूँ क्योंकि आप उस सड़क पर मुझे ढूंढ रहे थे। उसकी ये बात सुनकर मुझे अपने सारे सवालों का जवाब एक साथ मिल गया। जिस औरत को उस दिन हमने देखा था वो एक चुड़ैल थी जिसे मैं अपने साथ घर तक ले आया। लेकिन अब मेरा शरीर धीरे धीरे स्लिप पैरालिसिस से बाहर निकल आया और मैं उस दिन की सारी घटनाओं पर गौर करने लगा। सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। फिर अगली सुबह संदीप मुझे उठाने आया, पर मुझे तेज़ बुखार आ गया
और मैंने ऑफिस ना जाने का फैसला किया। इसलिए संदीप मुझे घर छोड़कर अकेले ही ऑफिस चला गया। उस दिन अकेले होने की वजह से डर पूरी तरह मुझ पर हावी था। घर खाली होने की वजह से मुझे अकेले सोने में डर लग रहा था। देखा जाए तो वो शहर हमारे लिए नया ही था और इस वक्त मैं नए शहर में बिल्कुल अकेला था। रात की घटना मेरे दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक ख्याल आया क्यों ना अपने माता पिता को बुला लूं, पर मेरे माता पिता देश के दूसरे छोर पर थे, इसलिए उन्हें बुलाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। संदीप ऑफिस से आते हुए मेरे लिए कुछ दवाइयाँ ले आया। संदीप से बात करके लग रहा था कि वो कुछ छिपा रहा है, पर मैं अपनी लड़ाई में इतना उलझा हुआ था कि मैंने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। फिर जैसे जैसे रात होने लगी तो मुझे दोबारा से किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। रात का शायद वही वक्त हो रहा होगा। लगभग 2 बजे मैंने खुद को उसी स्थिति में पाया। मुझे फिर से उसी ठंडक का एहसास हुआ। डर लगभग मुझ पर पूरी तरह से हावी हो चुका था, लेकिन इस बार मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा हो। मैं बस चुपचाप लेटा रहा और बेचैनी से मन ही मन भगवान को याद करने लगा। तभी मुझे एक ठंडी और पतली सी आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और कोई जवाब ही नहीं दिया। जब मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो वो अपनी बात को बार बार दोहराने लगी, पर जब लगातार पूछे जाने पर भी मैं कोई जवाब नहीं दे रहा था तो वो रूह नाराज़ हो गई और गुस्से में मुझे अपने पलंग से उठाकर दीवार पर दे मारा। दर्द से मेरी चीख निकल पड़ी और कुछ ही पलों बाद गुस्से से भरी एक आवाज़ मेरे कमरे में गूंज उठी कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मेरे पति भी मुझे नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे मार डाला। बचपन से लोगों ने मुझे खुद से दूर किया है, पर तुम अपने दोस्त के साथ मुझे खोजने आए थे, इसलिए मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, डर और दर्द की वजह से मैं ज़मीन पर ही लेटा रहा और पता ही नहीं चला मैं कब बेहोश हो गया। फिर अगली सुबह मेरी तबीयत मुझे पहले से ठीक लग रही थी तो मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। पर जब मैंने संदीप को उठाया तो जो हालत कल रात मेरी थी वही आज उसकी भी थी। उसने मुझे अपने पास बिठाया और वो बताने लगा कि जिस जगह हमने पेशाब किया था वहीं आसपास एक चुड़ैल का साया था जो हमारे साथ घर तक आ गई है। अब ये बात सुनते मैंने उसे अपने साथ घटी घटनाएं भी बताई और मेरे इतना बोलते ही संदीप अपने बिस्तर पर गिर पड़ा और वो छटपटाने लगा। मैं उसे संभालने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक ही सब शांत हो गया। संदीप की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी, मानो उनमें खून उतर आया हो। मैं कुछ बोल पाता कि इतने में ही संदीप एक औरत की आवाज़ में बोल पड़ा कि तुम अमुक गांव में जाओ और मेरे बारे में पता करो। वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक छोटी सी बस्ती है जहाँ लगभग 15 से 20 घर और एक चाय किराने की दुकान है। वहाँ जाकर मेरे बारे में पूछो और मेरे पिता को मेरी मौत की खबर दो। संदीप की ये हालत देखकर मेरे हाथ और पैर सूजने लगे, पर मैंने ठान लिया था कि मुझे इस रहस्य की तह तक जाना है। मैं ऑफिस पहुंचा और अपने अटेंडेंट को बुलाया जिसका नाम राम भरोसे था, पर उसे सभी राम कहते थे। वो वहाँ का स्थानीय निवासी था। मैंने विश्वास के साथ उसे सारी बातें बताई और मेरी बातें सुनकर उसने मुझे साथ चलने को कहा। इसलिए मैं राम के साथ अपनी बाइक पर उस जगह के लिए निकल पड़े। अमुक गांव पहुंचकर हमने उस बस्ती के बारे में पूछा। रास्ता पूछते पूछते हम चाय की दुकान तक पहुंच गए। वक्त बर्बाद ना करते हुए हम उस चाय की दुकान की ओर बढ़े और मालिक से बातचीत शुरू की। वो एक बातूनी आदमी था और उसने राम को उनके स्थानीय भाषा में बताया कि वहाँ रहने वाले एक लक्कड़हारे की पत्नी कुछ दिन पहले रहस्यमय तरीके से फंदे से लटकी हुई पाई गई। स्थानीय अधिकारियों ने इसे आत्महत्या घोषित कर दिया, लेकिन जानकारी ये थी कि दोनों पति पत्नी हमेशा झगड़ते रहते थे और कुल मिलाकर ये एक असफल रिश्ता था। थोड़ा और पूछने पर कारण पता चला कि महिला शादी के 5 साल बाद भी गर्भवती नहीं हुई थी, जिस कारण पति हमेशा उसे कुछ न कुछ बुरा भला ही बोलता रहता था। कई बार पति उसे घर से भी निकाल चुका था, पर पड़ोसियों की वजह से उसे दोबारा अपनी पत्नी को घर में लेना पड़ता था। अब मैं वो सब कुछ जान चुका था जो मेरे जीवन को बचाने के लिए ज़रूरी था। राम की मदद से मैंने उस औरत के पिता की भी तलाश की और संयोग से वो पास ही के गांव के मंदिर में रहते थे। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी और बिना सहारे के वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने मुझे सब कुछ विस्तार से बताने के लिए बोला।
मैंने सारी बातें शुरुआत से बता दी और मेरी बातें सुनकर उन्होंने बोला कि उनकी बेटी की मौत का उन्हें बहुत पहले ही पता चल गया था और कहा कि मैं मूर्ख था जो वहाँ पर रुक गया और सभी जगह की बजाय वहाँ पेशाब करने गया। फिर कुछ देर डांटने के बाद उन्होंने कहा कि मैं भले ही पूरी तरह से धार्मिक नहीं हूँ, पर मैं भगवान को अक्सर याद करता हूँ और यही कारण था कि भगवान मेरे साथ थे, जिस वजह से वो आत्मा अभी तक मुझे नहीं मार सकी। उन बुजुर्ग के अनुसार जिन लोगों का जीवन वक्त से पहले समाप्त हो जाता है वे आमतौर पर अपनी मृत्यु के बाद द्वेषपूर्ण आत्मा में बदल जाते हैं। उनके सामने कुछ सही गलत नहीं होता और यही कारण है वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बेचारे जीव पर अपना गुस्सा निकालते हैं। उस दिन उन्होंने मेरे हाथ पर एक धागा बांधा और एक धागा संदीप के लिए भी दिया। साथ ही अगले दिन संदीप को भी अपने साथ लाने को बोला। फिर घर पहुंचकर मैंने जब संदीप को देखा तो वह एक कोने में घुटने में सिर छिपाए बैठा था। मैंने जब उसके हाथ पर धागा बांधना चाहा तो उसने झटके से हाथ खींचते हुए सभी चीज़ों को धकोसलेबाजी का नाम देते हुए मुझे अपने कमरे से निकाल दिया। फिर अगले दिन मैंने बड़ी मुश्किल से बहाने बनाकर संदीप को उसी मंदिर में ले गया। वहाँ उस बुजुर्ग ने हमारे लिए एक पूजा की और मुझे कुछ राग देते हुए बोला कि इसे अपने प्रवेश द्वार पर और अपने बिस्तर के पास फैला दो और फिर 7 दिनों तक इसे साफ मत करना। वो औरत अपने आप ही चली जाएगी। क्योंकि संदीप को इन सभी चीज़ों पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो ना पूजा में बैठा और ना ही उसने अपने कमरे में राख फैलाने दी। जिस दिन मैंने अपने बिस्तर के आसपास राख फैलाई उसी रात से मुझे एक सपना आया। उस सपने में मैंने खुद को उसी बांस के जंगल के पास खड़ा पाया और वहाँ मेरे साथ वही औरत खड़ी थी। सब कुछ शांत और सरल लग रहा था कि इसी बीच वो औरत बोली, तुम तो अपने मनोबल और आस्था की वजह से बच गए, पर तुम्हारे दोस्त को आज मैं अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। अब इतना सुनते ही मेरी आंख अचानक से खुली और मैंने ज़रा भी देर ना करते हुए संदीप के दरवाजे की ओर रुख किया, पर बाहर आकर देखा तो अब सुबह हो रही थी। काफ़ी देर दरवाज़ा बजाने और फ़ोन करने पर भी जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैंने पुलिस को बुलाया और उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो सामने संदीप फांसी पर लटका हुआ था। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।